परमाणु संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि होगी और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही ना बात था। गामा निकलने से ना परमाणु संख्या बदलेगा और ना परमाणु भार बदलेगा। सत्य की असत्य? क्लियर है? देखो सवाल हो जाए, देखो सवाल लिखिएगा। लिखिएगा एक सवाल। अल्फा निकलने से कितना परमाणु संख्या में कमी आएगा? 2। आप परमाणु भार में 4। आप बीटा निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगी, अब परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गामा निकलने से परमाणु संख्या और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना? एगो सवाल हो जाए ना, लिखिएगा। यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235 से कितना अल्फा और बीटा निकाला जाए, से कितना अल्फा और बीटा निकाला जाए कि नए परमाणु का परमाणु भार, नए परमाणु का परमाणु भार 207 और परमाणु संख्या 74 हो जाए, परमाणु भार 207 और परमाणु संख्या कितना हो जाए? 204 74 हो जाए। इचला कह रहा है कि इसका नया परमाणु कितना? 74 ना? 74 207 ये होने के लिए कितना अल्फा और कितना बीटा निकालना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। आप लोग ऑनलाइन वाले बनाइए। 92 235 है, इससे 74 207 होने में कितना अल्फा और कितना बीटा निकालना पड़ेगा? वेरी गुड। पहले अल्फा निकालना है। पहले क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। फिर क्या निकालना है? बीटा। पहले क्या निकालना है दोस्त? अल्फा। फिर क्या निकालना है? बीटा। आप निकालिए कितना अल्फा और कितना बीटा। हाँ मेरी तबीयत ठीक है चला जी। बढ़िया से देखो बाबू, एक अल्फा से परमाणु भार में 4 की कमी होती है। अब नहीं हम, आप चुप हो जाइए, अपना अपना निकाल लीजिए। काहे नहीं बन रहा? करे चला, कैसे काम चली? 9 गो अल्फा नहीं निकलेगा सुमित जी, बढ़िया से निकालिए। बना हो
अरे पहले अल्फा निकाल के परमाणु भार को बैलेंस कीजिए, कीजिए। नहीं हुआ? कितने लोगों का हो गया? पहले अल्फा निकाल के परमाणु भार को बैलेंस करना है ना चला जी। कुछ है ही मैथ है। 35 है, 207 करना है तो कितना करना होगा? 28। 28 करना है तो 7 को अल्फा निकाल दीजिए। 7 अल्फा निकालिएगा तो ये अपने 28 घट जाएगा और 207 हो जाएगा। लेकिन 14 ई भी घटेगा, घटेगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 78 होगा। अब हमको क्या करना है? 74। हाँ, ये हो जाएगा कितना? 92 में से 16 घटा 14 घटाओ कितना? 78। 78 करना क्या है? 74। तो गड़बड़ हो जाएगा। 80 कर लो, मतलब गलतो होने पर बना लिया ना। 78 निकला, अब इसको 80 कर लो क्वेश्चन में, कर लिया। एकरा से अगर चला कै को बीटा निकलेगा? 2 को बीटा निकलेगा, आंसर हो जाएगा। बस सब गामा निकाल दिया एगो। अरे बाप रे बाप, अरे पंकज वाह, बज्जर गिरता तोरा। गामा निकालता है छोटा, जोड़ नहीं सकते। बीटा किरण को जोड़ नहीं सकते, मैथ थोड़े है। जब भी होगा माइनस होगा, जुटेगा नहीं। बना लीजिएगा। पहले क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा निकाल के परमाणु भार को बैलेंस करना है, और तब क्या निकालना है? बीटा। अब देखो हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम क्या होता है चला कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कितना गुना शक्तिशाली है? 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और ये नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय विखंडन? ये नाभिकीय संलयन से बनता है, गौर फरमाइएगा। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम व ट्राइटियम के नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक है? 1000 गुना अधिक है। अब है ब्रीडर रिएक्टर। ये क्या है चला? नाम है प्रजनन भट्ठी। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई एक नाभिक टूटेगा तो हल्का में परिवर्तित होगा कि भारी में? हाँ, हल्का में। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कोई नाभिक अगर टूटेगा तो उससे भी ज्यादा भारी बनेगा, ऐसा बना दिया। जैसे अगर हम लोग क्या अभी तक पढ़े थे कि अगर कोई नाभिक टूटेगा तो 2 हल्के में बटेगा। लेकिन ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें अगर कोई भारी परमाणु टूटेगा तो वो उससे भी ज्यादा भारी बना देगा। इसी को हम लोग क्या कौन रिएक्टर कहते हैं? ब्रीडर रिएक्टर। तो एक बात बताइए, उल्टा कीजिएगा तो कभी होगा? तो ये रिएक्टर हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन कोई पगला बना दिया। अब बना दिया लेकिन हमारे यहाँ यूज में नहीं आया। ब्रीडर रिएक्टर का काम है कि अगर आप यूरेनियम 235 दीजिएगा ना तो 239 निकाल देगा। बोलो रे, जितना भारी आप दीजिएगा उससे ज्यादा भारी निकालेगा कि कम भारी निकालेगा? तो कहते हैं चला ऐसा परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं ब्रीडर रिएक्टर कहलाता। मतलब जितना दोगे उससे ज्यादा भारी निकालेगा। यूरेनियम 238 से क्या निकल रहा है? प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 से 233। एकरा से ही निकल रहा थी। भारी है कि हल्का है? जितना दे रहे हैं उससे भी ज्यादा भारी न निकल रहा है, अब प्राप्त किया जाता है। फिर कहता कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम यूरेनियम उत्पादित। प्लूटोनियम से क्या उत्पादित किया था? यूरेनियम। हमारे यहाँ भारत में चला इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। कहां पर? कलपक्कम में, जिसको हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इससे प्लूटोनियम से क्या निकलता है? क्या निकलता है?
यूरेनियम निकलता है। भारत में परमाणु बम के विकास का प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजा रामात्रा थे। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। सही बात की गलत बात? अगर आपको विखंडन लगातार करते रहना तो न्यूट्रॉन से अटैक भी लगातार करते रहना है। लिख लो, इसीलिए न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? ट्रिगर। परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज कौन किया था? हिदेकी युकावा ने। याद रखना है। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन था? अप्सरा। कितना को? 4 अगस्त 1956 को। थोरियम के ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन था? कामिनी। क्षमता 30 किलोवाट। जिन परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उन्हें हम कौन रिएक्टर कहते हैं? जीरो पर। मतलब अगर परमाणु बम के लिए आप रिएक्टर का यूज नहीं करते हैं, केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो उस रिएक्टर को हम लोग कौन रिएक्टर कहते हैं? कौन रिएक्टर? जीरो पावर रिएक्टर। वैसा रिएक्टर जिसमें केवल एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो वैसे रिएक्टर को हम लोग कौन रिएक्टर कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर। सही है ना? अब फिर कहता है थोरियम ईंधन के लिए रूप में उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर कौन था? 300 किलोवाट। 300 किलोवाट हो जाएगा, कर लो। भारत के प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम क्या था? अप्सरा। अब नाभिकीय भट्टी क्या होता है? चला, जैसे ये खास करके बालुई क्षेत्रों में बनाया जाता है। अगर परमाणु बम वगैरह के लिए बनाया जाता है तो बालुई क्षेत्र में बनाया जाता है। आप देखिएगा पोखरण वगैरह कंप्लीट बालू है। वहां क्या होता है कि बहुत अंदर ले जाके परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बहुत अंदर डेप्थ में ले जाके परमाणु बम फोड़ा जाता है ताकि उसका असर जो है दैनिक आम जीवन पर ना पड़े। इसलिए देखिएगा जैसलमेर, पोखरण, इस सब में ही परमाणु बम का आविष्कार, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। समुद्री एरिया में भी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि समुद्र में जीव होते हैं जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब बालू में तो कोई जीव रहता नहीं है, निग्लिजिबल रहता है, इसलिए बालुई क्षेत्रों में ही इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो पहला प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी क्या था? अप्सरा। कितना को? थोरियम ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर क्या था? कामिनी। जिसकी क्षमता कितना किलोवाट थी? जिसकी क्षमता थी कितना? चला, प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम क्या था? यूरेनियम अगर सतत रूप से विखंडित होगा तो उसके लिए कौन उत्तरदायी? न्यूट्रॉन। कौन उत्तरदायी है? इसीलिए न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? परमाणु बलों का सिद्धांत किसने दिया था? हिदेकी युकावा ने। भारत के परमाणु बम विकास का प्रथम परमाणु परीक्षण का मुख्य सूत्रधार कौन था? डॉक्टर राजा रामात्रा। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम से क्या बनाया जाता है? यूरेनियम। अब प्रजनन भट्टी क्या है? जो अपने से भारी परमाणु का निर्माण करेगी, हल्का भारी परमाणु का निर्माण करे। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम से कितना गुना ज्यादा? 1000 गुना ज्यादा। हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम से बनता है। किससे बनता है? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम से बनता है। ट्राइटियम एकमात्र रेडियो सक्रिय समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हम बताए थे आपको, याद कीजिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, याद है हो? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? एगो है प्रोटियम, जिसको हम लोग H11 और P11 के नाम से जानते हैं। दूसरा है
ड्यूटेरियम, इसको हम लोग H12 और D12 के नाम से जानते हैं। और तीसरा है ट्राइटियम, जिसको हम लोग H13 और D13 के नाम से जानते हैं। यस, T13 के नाम से जानते हैं। इसको चिला नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। इसको कौन हाइड्रोजन कहते हैं? और इसमें आइएगा, इसका उपयोग ड्यूटेरियम है ना, इसका उपयोग भारी जल, गुरु जल, मंदक बनाने में करते हैं। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक है हाइड्रोजन का। रेडियो सक्रिय समस्थानिक है हाइड्रोजन का। रेडियो सक्रिय समस्थानिक है किसका? हाइड्रोजन का। पीछे का चला पर्दा गिरा दीजिए। पापा का फोन आया है, कहते हैं 1 बीघा खेत बिक रहा है, ते ले लो। ये बात ही 10 दिन से कह रहे हैं। डायरेक्ट नहीं बोलते हैं लेकिन इनडायरेक्ट ले लीजिए। चला वो लेके हम के जाएगा ओकरा देखने? अपना खेत तो देखते नहीं है वो, आज जबरदस्ती खेत खरीद लो। अभी एगो भूत चढ़ल है उनको। चला शौक है तो हम उतना खरीद दी है जितना उनके पास पहले से था। अब एगो लिमिट ना होता है। अब हम लोग कभी जाएंगे वो सब देखने? कभी नहीं जाएंगे। कह रहे नहीं वो नहीं लेना चाहिए, जमीन लेना है। हम बोले जमीन लेना है मतलब उनका मन बन गया था। वो जमीन का कीमत है 30 लाख रुपया, घर के बगले में है। बात बड़ी है और छोटी की नहीं है, उसमें देखने कौन जाएगा? पापा जो अपना खेत है जो दादाजी का चलते आ रहा है, हम लोग गांव के जमींदार हैं, वो खेत में 2008 में जो बालू दिया था, कोसी का जो बालू था, तो सब बालू हटा के उपजा रहा है। अब पिताजी आज तक देखने नहीं गए। हम बोले कि पहले आप अपना खेत जो है
उपजाना शुरू कर दिए फिर हम आपको खेत जितना कहिएगा उतना खरीद देंगे, जितना वो आधा गांव कहिएगा तो वो हम एक साइड से शुरू कर देंगे। लेकिन पहले आप जो है जो जमीन है उसको तो ठीक कीजिए। अचला होता क्या ना, गांव में मूछ की लड़ाई होती है, ये जमीन कौन लेगा। तो पापा कह रहे हैं कि एक 40 को लगाया है, एक 60 हम लगा दिए हैं, तुम नहीं देगा पैसा तो हम ले लेंगे। हम बोले तो ले, अब ना भी तो नहीं बोल सकते, बाप न है, छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। बाप हार गया तो हम ना हार गए। लेकिन बाबूजी समस्या ये कि हर एक महीना पे जीतने की जिद कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एगो जमीन था घर के बगले में, वो जमीन एगो आदमी ले लिया बेचारा 4 लाख में, उनका बेटा मेरा दोस्त है। तो अब पप्पा वो जमीन का दाम लगा दिए 6 लाख, 2 लाख बढ़ा दिए। अब बोले पप्पा क्या जरूरत है वो जमीन का। बोला तोरा नहीं लेना है तो हम लेंगे। तो हम बोले ठीक है तो ले लीजिए। फिर वो आदमी ऐसा धूर्त की, वो जो है जो मेरे दोस्त का वो है, वो भी 5.5 तक चला गया। पापा और 1 लाख बढ़ा दिए, 4 लाख का जमीन 7 लाख में हमको खरीदवा दी है। अब लेकिन बात तो जीत की है, अब बाप हार गया तो फिर हम ना हार गए, हम 7 लाख रुपया लगाइए दिए। तो ऐसा समस्या ये कि हर एक महीना पे जो है जिद कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, अभी फोन कर दिए ना, अब फिर शाम हम बोलते हैं बोले बात करते हैं तो फिर शाम में सिस्टर को फोन करेंगे, अब तो ओकरा फुर्सते नहीं है। फिर हमरा फोन करेंगे कोनो दोसर बात के लिए, अब फिर लास्ट में कहेंगे सोचा। तो हम समझ जाते हैं कि इनमें इनका मन जो है कि लेना है कोई। अब चला पापा मतलब अपने हाथ से मेरे पढ़ने के लिए भी लगभग 2.5 से 3 बीघा जमीन पापा अपने हाथ से रजिस्ट्री किए हैं। तो हम जो भी जमीन लेते हैं तो पापा को भी कंपनी में डायरेक्टर बनाए हुए हैं। आज से जो आते कभी नहीं है डायरेक्टर साहब, लेकिन डायरेक्टर हैं। मतलब ये मैं हमको लगता है साल का 40-45 लाख रुपया उनका सैलरी है, आते को दिन के लिए नहीं है। तो उनके नाम से इसलिए जमीन लेते हैं ताकि उनको ही लगे कि मेरा बेटा जो है मेरे लिए कुछ कर रहा है, और नहीं तो पापा हाँ अकेले हैं हम, है ना, ऐसा बात करता है। तो पापा अपने हाथ से चला लगभग 2.5 से 3 बीघा जमीन मेरे पढ़ने में रजिस्ट्री कर दी। हम लोग जो पढ़े, मेरे पापा ऐसे थे चला कि आज 2 लाख रुपया मांगे ना, कल फिर 1 लाख मांगेंगे, तो ये नहीं कहते थे कि वो बोला 2 लाख क्या हुआ। जैसे आज 2 लाख रुपया ले लिए, फिर कल मांगेंगे ना कि 2 दिन बाद कि पापा 1 लाख रुपया का और जरूरत है, तो पापा कहते थे कब जरूरत है, कहते थे 3-4 दिन में। तो 4 दिन में फिर वो 1,10,000 आ जाता था, 90,000 नहीं आता था। और कभी नहीं पूछे कि पैसा जो तोरा में इतना दे रहे हैं कर की रहा है। वो कहते थे कि जमीनों रहेगा तो तोरे रहेगा, और नहीं रहेगा तो ये तोरे रहेगा, तुम साला भीख मांगो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना पापा, जब हम इंजीनियरिंग कर लिए तो जॉब करने जा रहे थे तो पैंट शर्ट सिलवा लिए, तो पापा के साथ साइकिल पर बैठ के थोड़ा दूर आगे गए, पुलिया पे बैठ के दोनों बाप बेटा विचार किए कि पापा आई तो 15-16 हजार टका देगा तो एकरा में कैसे काम चलेगा। तो पापा बोले तो की करना है। हम बोले पापा ये इतना ये छोटका जॉब है, नहीं मन लगेगा, इतना कम में कैसे होगा। तो पापा हमको बोले ठीक है तो तुम पढ़ो। तो हम बोले पढ़ेंगे तो फिर पैसा, बोला फिर 1 कट्ठा। पापा कहते थे कि 1 कट्ठा जमीन अगर हम बेचेंगे 50,000 में 60,000 में, उस टाइम रोड साइड का जमीन बिकता था, तो तुम 3,000 3,500 उस टाइम खर्चा होता था पटना में। 1 कट्ठा बेचेंगे तो 2 साल रहेगा पटना में, 5 कट्ठा बेच देंगे 10 साल पढ़ो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पापा के देखो चला, गार्जियन के जोश पे बच्चा ना थोड़ा बहुत रिस्क भी ले लेता है। अब गार्जियन साफे मर जाएगा तो बच्चा तो कमाएगा नहीं है ना। तो पिताजी के जोश पे चला हम बहुत रिस्क लिए। ये जो हम अपना कोचिंग सेंटर चालू कर रहे थे तो मेरे अकाउंट में 5,000 टका था, 2 लाख रुपए ब्याज पे ले आए यहाँ पटना में। फिर सोचे कि साला डूबिए जाएगा तो क्या होगा, 2 कट्ठा खेत बेच देंगे।
जमीन बहुत बड़ी चीज होती है, उससे आपको अंदर से हिम्मत मिलता है। फिर लेकिन ऐसा नौबत आया नहीं, तो आप ही समझिए आपके माँ पिताजी भी आपका बहुत सपोर्ट करते होंगे, तो उनके सपोर्ट का दुरुपयोग ना करें। और सबका स्थिति चला एक जैसा नहीं रहता। अब हम लोग के पास जमीन था तो बेच दिए, अब किसी के पास नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि आप पापा को कहना है कि घरे बेच दो, ठीक ना। लेकिन चला, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है, और इसको चला भुनाइए। अब भुना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक समय था चला कि हम लोग खेत पर खेत बेच रहे थे तो सब हंसता था। अभी तुम विश्वास करो, अगर हम पटना का सब प्लॉट हटा दें तो पूरा गांव खरीद लेंगे, एक साइड से पूरा गांव। मतलब कितना, 1 लाख रुपए कट्ठा गांव में जमीन मिलता है। अब मेरे यहाँ का जमीन जो है, ये जितना तुम मकान देख रहे हो यहाँ है 3 कट्ठा, अब मेरे गांव में है ये 1 कट्ठा, 3600 स्क्वायर फीट का कट्ठा है। इसलिए चला पढ़िए, पढ़ाई के आगे सब कुछ को आप झुका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। टेस्ट दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो क्या करना है, टेस्ट देना है, तभी आपका काम होगा। अब देखिए चला, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो ट्राइटियम है, यही एकमात्र क्या है, रेडियो सक्रिय है। क्या है ये चला, रेडियो सक्रिय। और हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम से कितना गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है। बहुत बढ़िया बात। आइए, पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। थर्ड एडिशन का पहला क्वेश्चन देखे तो यही है क्या, पिंच ब्लेड किसका है, आथोरियम के सामने लिखिए मोनोजाइट, पूछेगा यही दोनों। सबसे अधिक समस्थानिक पोलिनियम के हैं, लिख लो चला एक लाइन, सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं, पोलिनियम के। सबसे अधिक समस्थानिक पोल एडियम चला किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, पिंच ब्लेड से, सही है ना। परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, हिदेकी युकावा ने, सही है। एक रेडियोधर्मी धातु के केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, 1789 में खोज की गई थी। इस परमाणु संख्या 92 है, क्या है। अब चला आप कहिएगा सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, आप कहिएगा सर इस बार वाला 2022 वाला क्वेश्चन नहीं है सर इस चैप्टर में, तो पूछवे नहीं किया तो रहेगा कहां से। रेडियो एक्टिविटी से कोई सवाल नहीं पूछा गया। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बलों को क्या कहते हैं, देखिए चला जी, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो होगा वो विद्युत स्थैतिक बल है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल है। जल्दी से बना दीजिए। विद्युत स्थैतिक बल लगता है दो आवेशों के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो गया। बताइए अगला, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु संलयन की प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है, अपने आप कहां हो रही है, सूर्य में।
अब बाकी जगह तो हम लोग ना करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? हमको प्लूटेनियम है, ये है, यूरेनियम है, ये है, थोरियम है, ये है, तो क्या को बच गया? टाइटेनियम। मैडम क्यूरी किसकी खोज के लिए नोबेल मिला था? रेडियम और पोलिनियम के लिए। सही है ना? बाबू, नुनू, शुगा। हाँ। ठीक। पढ़ें। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? परमाणुओं के संयोजन से किसका निर्माण होता है? अणु का। देखिए बड़ा बढ़िया ये मामला है। ये वही समझ पाएगा ये बच्चा में बहुत ही दम होगा। ई इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? परमाणु है कि अणु है? अरे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये परमाणु ना है। आप परमाणु जब आपस में जुड़ जाता है, एगो हाइड्रोजन दूगो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जाएगा तो H2 बनेगा। तो चला जी एक और ले लेते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो चला जी होता क्या है कि ई जो इलेक्ट्रॉन है ई प्रोटॉन से जुड़ेगा, ई जो इलेक्ट्रॉन है ई प्रोटॉन से जुड़ेगा। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब आवेश के बीच लगने वाला बल। आवेश के बीच लगने वाला बल कौन बल? सही कि गलत? अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तब ई भी परमाणु, ई भी परमाणु, ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हो अणु बना देगा। जल्दी फिगर बना लीजिए। ठीक है, पढ़ें। पढ़े हो? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? मार दें। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहां किया था? पोखरण में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है 0। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? बोरोन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिससे न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाता है और नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित हो जाता है। और मंदक से नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित नहीं करते, न्यूट्रॉन को धीमा करते हैं। आंसर क्या होगा? बोरोन और कैडमियम। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया? सही है ना? निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? भारी जल। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? भारी जल। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कुछ नहीं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रड का क्या काम है? ऊष्मा अवशोषित करता है कि न्यूट्रॉन अवशोषित करता है?
नियंत्रित रॉड का काम है न्यूट्रॉन को क्या करना, अवशोषित करना। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर किया गया? इका सिलिकॉन। लिख लो चला, इका सिलिकॉन। ये पढ़ाएंगे हम आपको पीरियोडिक टेबल में। इका सिलिकॉन किसको कहते हैं? जर्मेनियम को। एक होता है इका बोरॉन। इका बोरॉन किसको कहते हैं? बोलो रे। इका बोरॉन कहते हैं गैलियम को। हाँ, इका बोरॉन कहते हैं। इका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम, इका बोरॉन हो गया दूगो, एगो इका सिलिकॉन, इका बोरॉन है। इका एल्युमिनियम नहीं होता है। इका सिलिकॉन, इका बोरॉन, इका इका बोरॉन हो जाएगा चला गैलियम। इका एल्युमिनियम गैलियम। इका एक बोरॉन होता है जो होता है स्कैंडियम। ये चला नहीं भी याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हम बताते हैं कैसे बनेगा। ये रट्टा नहीं मारना, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम तो एक साथ होता है चला। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है? एक साथ। तो इका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम, एल्युमिनियम गैलियम देखो ल है। एगो बोरोन हो जाता है स्कैंडियम, क्योंकि बोरोन और स्कैंडियम पास पास होते हैं। ये चला आगे हम आपको पढ़ाएंगे। आंसर बताइए क्या होगा? जर्मेनियम। ये उपनाम है, लेकिन आप आगे पढ़िएगा। किरणों में भेदन क्षमता को अवरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में ना। तो गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। देख लो कहां है B4 बॉल। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? बीटा के। बीटा से ही ना संभारिक निकलता है। कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की उम्र का पता। सही है। कार्बन तिथि का निर्धारण कार्बन 14 से कि 12 और 14 से? ए की बी की सी की डी? ओनली कार्बन 14 से। कार्बन 12 से ना किसी का परमाणु भार की तुलना इसी से की जाती है। कार्बन 12 के समस्थानिक से लिख लो। कार्बन 12 समस्थानिक से, कार्बन 12 समस्थानिक से परमाणु भार की गणना की जाती है। कार्बन 12 समस्थानिक से परमाणु भार की गणना की जाती है। हो गया? बता, मुंबई के परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण? होमी जहांगीर भाभा। डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाने लगा। जर्मेनियम। रेडियो सक्रियता का मात्रक है बैक्वेरल और क्यूरी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं? शरीर के अंतर अंग और अर्बुद का उपचार। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार होता है, बाकी सब सही है। कोबाल्ट 60 कौन किरण निकलता है? गामा। गामा से ही ना कैंसर का उपचार होता है। बोलन रे। हम लिखाए हैं गामा किरण में आपको कि गामा किरण से कैंसर का उपचार होता है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया, हमको लगता है यही होगा। उपखंड मतलब छोटा खंड होता है।
विखंडन में क्या होता है, भारी से ना हल्का बनता है। उपखंड मतलब छोटा खंड। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया, ए की बी की सी की डी, ओपन हीमर ने। आप परमाणु रिएक्टर का एनरिको फर्मी ने। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है कहां पर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता के रूप में जाना जाता है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। बी नंबर पे अभी गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगा है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, बोरॉन और कैडमियम ना। दो तीनों क्वेश्चन चला, खाली रिपीट है। तो कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ कल नहीं, मंडे को। एक मिनट होल्ड ऑन। अभी चला, इस बार एएलपी टेस्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, तो बच्चों को टिकट लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बैठने में भी दिक्कत हो रहा था, उठ के बाहर जाना फिर अंदर आना, उन सब समस्याओं को हमने दूर कर दिया है। इस बार एएलपी टेस्ट जो लोग देने आएंगे उनको जो टिकट मिलेगा वो एक ही साथ आपको टिकट मिल जाएगा, नॉन टेक टेस्ट का भी और टेक टेस्ट का भी, दोनों का टिकट आपको एक साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। पहला हाफ में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जैसा कि वहां होता है, और जस्ट दूसरा हाफ में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, और आपका रूम भी फिक्स रहेगा कि आपको किस रूम में जाना है। ठीक है, आपको नॉन टेक और टेक दोनों वालों को एक साथ बैठाया जाएगा, और टेक वाला नॉन टेक वालों को स्पेशली अलग बैठाया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको बार बार उठना नहीं पड़े। और ये टिकट जो है आज 12 बजे के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि बच्चों का फालतू में टाइम बर्बाद ना हो। भागा भाग दौड़ी हो जाता है। जिसके पास टिकट रहेगा अपना धीरे धीरे बैठेगा, टाइम से टेस्ट स्टार्ट भी हो जाएगा, और टाइम से बच्चे अपना टाइम बचा भी पाएंगे। नहीं तो 1 से 1.5 घंटा बच्चों का बर्बाद हो रहा है। तो हम इसीलिए ये किए हैं। ये जो फुल का टिकट है ये 20 रुपए में मिलेगा। हाफ टिकट जो होगा, जो ढेर काबिल हैं उनके लिए 10 टका का भी टिकट उपलब्ध होगा। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि हम ये चाहेंगे कि आप लोग दोनों टेस्ट दीजिए। आपका 80 रुपया महीना के आसपास खर्च होगा। अभी से एग्जाम तक में 500 रुपया खर्चा होगा, लेकिन चला आपके पास 10,000 प्लस क्वेश्चन का जमावड़ा बन जाएगा। और ट्रेड टेस्ट की खासियत ये होगी चला कि उतने से सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। अभी से एग्जाम तक अगर आप देते हैं 6 महीना, तो उतना से बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। बाकी चला आप लोग आज 12 बजे के बाद दोनों पुर्जा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वहां मांगिएगा आपको दे देगा, और बहुत आसानी से आप बैठ पाइएगा, बहुत आसानी से आप उठ के जा पाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।